मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुबीता आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास तक अपन ने काफ़ी टाइप की ड्रग्स पढ़ी हैं, ड्रग्स के एग्जांपल्स पढ़े हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस किया। देन हमने केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ को स्टार्ट किया था। केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ के अंदर मैं आपको पहले फूड प्रिजर्वर बता चुकी हूँ। फूड प्रिजर्वर क्या थी? फूड प्रिजर्वर एक तरह के केमिकल्स थे, और केमिकल्स जो जो क्या करते हैं, फूड की क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करते। इसके अलावा क्या करते हैं, उनको अच्छा अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, उनके टेस्ट वगैरह को मेंटेन रखते हैं, उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। ऐसे सब्सटेंस क्या थे, केमिकल्स थे, जिसके अंदर हमने फूड प्रिजर्वर लिए थे। फूड प्रिजर्वर में मैंने आपको बताया कि chemicals which maintain the taste and smell of or taste and smell of the food material for long time। कि बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ को सेफ रखना है तो उसके अंदर कुछ जो मटेरियल अडेक्ट करे जाते हैं, जो उसकी टेस्ट को और स्मेल को मेंटेन रखते हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे, फूड प्रिजर्वर बोल रहे थे। फूड प्रिजर्वर की कैटेगरी में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स या काफ़ी सारे कंपाउंड्स अपने पास आएंगे। अब देखो, इसके अंदर अपन को ये देखना है, फूड प्रिजर्वर की कैटेगरी में अपने काफ़ी सारे कंपाउंड्स डिस्कस किए, कुछ जिसमें कुछ नेचुरल प्रिजर्वर भी थे, कुछ सिंथेटिक भी थे। नेचुरल में जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे लेमन जूस होता है, जैसे शुगर सिरप होती है, इसके अलावा ऑयल होता है या फिर सॉल्ट वगैरह होता है। ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के काम में आते हैं। अब इसके अलावा जो सिंथेटिक थे उनके अंदर भी अपन क्या लेते हैं, जैसे जो कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्लोरीन गैस, SO2 गैस पास आउट करी जाती है। कुछ जैसे बोरिक एसिड वगैरह भी काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कई हार्मोन्स भी काम में अपन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फूड प्रिजर्वर में आती है काम में। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना वैसे तो डिस्कस हो चुका था, लेकिन फिर भी एक बार लाइटली देख लें इसको। नेक्स्ट टॉपिक था आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो जो शुगर की तरह ट्रीट करते हैं, बट वो शुगर की तरह फंक्शन नहीं कर सकते हैं। शुगर की तरह ट्रीट करना और शुगर की तरह फंक्शन नहीं करने का क्या मतलब है, मेरा डायरेक्टली मतलब यही है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, शुगर के लेवल को तो मेंटेन करते हैं पर शुगर की तरह कैलोरी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर मोर स्वीटनिंग टेस्ट दैन द शुगर, बट दे ऑलवेज प्रोड्यूस ज़ीरो कैलोरी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इस बात के लिए काफ़ी स्ट्रेस दिया था, तो आप इसको ध्यान रखें। कई सारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाना है या फिर जैसे और भी कोई एडिबल मटेरियल जिसके अंदर शुगर लेवल काफ़ी अच्छा रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर ये काम में लिए जाते हैं। जैसे सबसे जो फेमस है वो है सेकेरिन, और सबसे ज़्यादा जो शुगर लेवल वाला होता है वो होता है एलिटेम। एलिटेम सबके लिए हम नहीं काम में ले सकते। कल मैंने आपको बताया था, जो फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़ होती है उन पेशेंट्स के अंदर ये यूजेबल नहीं होता है, इसलिए इसको काम में नहीं ले सकते अपन। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो होता है वो सेकेरिन होता है। सेकेरिन क्या होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देने के लिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। सिर्फ ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इसके अदर इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो आपको सेकेरिन याद रखना है। सेकेरिन के केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड है। 600 टाइम मोर शुगर टेस्ट देता है ये। और इसके अलावा एस्पार्टेम है, एरिटेम है, सुक्रालोस है, ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो क्लास जो टॉपिक है वो अपना क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे 10th क्लास के अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है लास्ट में, एंटीऑक्सीडेंट की जगह पे आप रेंसिडिटी वगैरह का टॉपिक आता है कुछ, उसके अंदर ये आता है कि जितने भी एडिबल मटेरियल जिनको प्लास्टिक के फ्लश बैग के अंदर पैक किया जाता है, तो
उनको पैक करते टाइम एक गैस भरी जाती है, वो गैस कौन सी होती है, इस तरीके से कुछ मैटर आया था। तो एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ख़राब होने से बचाते हैं। ख़राब होने से बचाने का मेरा मतलब है कि लॉन्ग टाइम तक उनको सेफ़ रखेंगे। तो फ्लश बैग है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, वो नाइट्रोजन क्या करती है, उसका टेस्ट और उसका स्मेल मेंटेन रखती है और लॉन्ग टाइम तक उसको क्या करती है, ख़राब नहीं होने देती। तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंस विच कंट्रोल द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन बॉडी एंड ऑल्सो कंट्रोल द कैटाबोलिक प्रोसेस आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर अपने पास में कैटाबोलिक प्रोसेस जो होती है उनको कंट्रोल करने का काम करेंगे। और इसके साथ में ही क्या करती है, जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन से मतलब यहाँ पे ये आ गया कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो आइदर दैट टेक्स प्लेस आइदर एनायनिक और कीटायनिक प्रोसेस, देन वी कैन कंट्रोल देम। बट इफ द रिएक्शन इज प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देन वी कांट कंट्रोल द रिएक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग रिएक्शन। हम बोल सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है उसका ना तो कोई मैकेनिज्म फिक्स होता है, ना ही उसका कोई रेट फिक्स होता है, ना ही उसका कोई पर्टिकुलर सोर्स होता है। तो आप ये बोल सकते हो फ्री रेडिकल से जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है वो बहुत ही इरेगुलर मीन्स सिंपल वी कैन से दैट द इरेगुलर मैनर ऑफ द रिएक्शन इज़ फ्री रेडिकल रिएक्शन। कोई गलत बात नहीं है इसमें कि अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन को आप ये बोल दोगे कि सबसे बैड मैनर होता है तो भी। अब ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैग्नीशियम+2 है, कैल्शियम+2 है, Mn+2 है, स्केडियम+2 है, ये क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होती हैं। जैसे किसी भी ड्रग के अंदर लिए जाते हैं, ये सॉल्ट फॉर्म होती है, ये सॉल्ट फॉर्म के अंदर लिए जाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट काम करेंगे। इसके अलावा ये होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो बॉडी की कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस को उनको तो कंट्रोल करेंगे ही, पर क्या करेंगे कि इनका साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है बॉडी के अदर पार्ट्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। मोस्ट ऑफ इनके अंदर लंग्स आते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है, इसके अलावा इसमें किडनी का आता है। तो जितने भी नॉर्मल जो टैबलेट्स होती हैं, आप बोले तो जी मचलाने के लिए जो टैबलेट्स ले रहे हो, तो उन टैबलेट्स के अंदर हार्मफुल इफेक्ट इसलिए होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट नेचर की होती है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको काफ़ी सारा डिस्टर्ब कर देती है वो। और ऐसा करने से क्या हो जाती है कि साइड इफ़ेक्ट हो रही है। साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से दे कॉजेज समटाइम्स कैंसर्स लाइक ब्लड कैंसर, लाइक लंग्स कैंसर एंड अदर ल्यूकेमिया, सार्कोमिया एट्सेट्रा। ऑल आर द टाइप्स ऑफ कैंसर। इसके अलावा देखो जो विटामिन ए है, सी है और ई है। विटामिन ए, सी एंड ई आर एंटीऑक्सीडेंट हैं। और इसके अलावा देखो फिनोल सब्सटीट्यूटेड सब्सटेंस भी है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो बॉडी रेगुलेशन का काम कर रहे हैं अपने। तो विटामिन ए, सी एंड ई। ए का सोर्स कौन होता है, रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे सोर्स होते हैं किसका, विटामिन ए का। जितने भी खट्टे या फिर सोर सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे किसका सोर्स होते हैं, विटामिन सी का। और विटामिन ई के सोर्स होते हैं एग वगैरह है ना, ऑयल वगैरह, ये सारे के सारे किसका सोर्स होते हैं, ई का सोर्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में दो कंपाउंड आपके लोगों के फेमस हैं, BHA एंड BHT। BHT से मेरा मतलब है 2,6 टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलुइन, है ना, ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलुइन। और BHA से मतलब होता है ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल। दोनों की स्ट्रक्चर आपको स्ट्रेस रखनी है, याद रखना है, BHT एंड BHA, ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, दोनों के अंदर ही आपको याद रखना। सिर्फ फ़र्क किसका है, इसके अंदर ये होता है कि एक में ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है, एक में ऑर्थो और पैरा दोनों सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं। BHA एंड BHT, अगेन रिपीट कर रही हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, बॉडी की रेगुलेशन को कंट्रोल करेंगे, बट इनका साइड इफेक्ट होगा इसलिए इसको कम यूज़ में लेते हैं। वाइटामिन्स भी कुछ ऐसी होती है जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, इसलिए क्या होते हैं, कई बार ऐसे पूछते हैं कि विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये बॉडी से, तो ये कई बार क्या होती है, बाहर निकल जाती है बॉडी से, और जितना जल्दी ये बाहर निकल जाती है उतनी अपने लिए क्या रहती है, बेनिफिशियल रहती हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना फूड कलर। फूड कलर के लिए ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे
बहुत सारे एडिबल मटेरियल्स ऐसे आते हैं जिनका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं जो एडिबल मटेरियल होता है उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड कलर होते हैं। फूड कलर का बेसिकली ये होना चाहिए कि फूड कलर जो होते हैं दे प्रोवाइड द अट्रैक्टिव कलर एंड मेक देम ब्यूटीफुल, कि जो भी सब्सटेंस होगा उसको अच्छा दिखने में अच्छा बनाएंगे ताकि उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए। वैसे इसका और कोई पर्पज़ नहीं होता है, बट फूड कलर जो होता है आजकल बैन हो गया है, क्योंकि फूड कलर क्या होती है, ये बहुत हाई, या फिर आप बोल सकते हो कि लॉन्ग कार्बन चेन वाली या फिर हायर मोलिकुलर मास वाली डाइज होती है, जो अपने बॉडी के अंदर कैंसर का कारण बनती है। इस वजह से फूड कलर्स को बैन किया। सिर्फ उन्हीं फूड कलर्स को आप ले सकते हो जो एडिबल मटेरियल को की क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता हो, है ना। वैसे फूड मटेरियल अलाउ नहीं है, फिर भी अगर फूड कलर के अंदर देखो नेचुरल फूड कलर होता है, तो नेचुरल फूड कलर के अंदर तो ये होता है जैसे क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम +2 Mg+2 फॉर्म में है, और इसकी टेट्रापाइरोल रिंग प्रेजेंट होती है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। टेट्रापाइरोल रिंग का मैं आपको बताऊँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो 5 मेंबर रिंग होती है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पाइरोल रिंग बोलते हैं। ऐसी 4 रिंग्स किसके साथ ऐड होती हैं, मैग्नीशियम के साथ ऐड होती हैं, ठीक है। फिर आती है इरिथ्रोमाइसिन, है ना। इरिथ्रोमाइसिन क्या होती है, जैसे अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, है ना, तो फ्लावर्स के अंदर, फूलों के अंदर जो कलर प्रेजेंट होता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन होता है, एरिथ्रोसाइनिन होता है, इनकी वजह से होती है अलग अलग। तो एरिथ्रोमाइसिन जैसे मोस्ट ऑफ जैसे येलो कलर के जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर एरिथ्रोमाइसिन होता है, और मोस्ट ऑफ रेड या पिंक कलर के जितने होते हैं उनके अंदर एरिथ्रोसाइनिन होता है। लाइक पिंक कलर ऑफ रोज लीव्स होता है, तो रोज पेटल्स का जो कलर होता है पिंक कलर, वो एरिथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। तो रेड कलर साइनिन की वजह से आ रहा है, और माइसिन कलर किसकी वजह से आ रहा है, येलो कलर। जैसे इसके अलावा कैरोटीन आता है। कैरोटीन का मतलब होता है गाजर के अंदर जो रेड कलर प्रेजेंट होता है वो कैरोटीन है। हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से। मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन भी क्या होती है, मसल्स को पर्पल कलर का जो कलर प्रोवाइड करवाती हैं, वो क्या होती है, फूड कलर ही होती हैं। तो ये तो अपने क्या थे, नेचुरल फूड कलर्स थे, है ना। नेचुरल फूड कलर्स थे जो अपन एवरीडे लाइफ में नेचर के अंदर देखते हैं। इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उनके मेन कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, मेन कंपोनेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। बट कुछ सिंथेटिक फूड कलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी तो नहीं बोल सकते आप, बस उसको शो ऑफ करने के लिए ही उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो सिंथेटिक फूड कलर्स के अंदर क्या आते हैं, व्हेन डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो। मतलब ये होता है कि जैसे मैंने रेड और ऑरेंज कलर को मिक्स किया है, मैंने किस कलर में उसको मिक्स किया, जैसे 1:1 में किया तो मेरे पास पेल येलो कलर आएगा। लेकिन अगर मैंने रेड का रेशियो 2 रखा है और ऑरेंज का रेशियो 1 रखा है तो मेरे पास कैसा आएगा, मेजेंडा कलर आएगा। या फिर मैंने रेड का रेशियो 1 और ऑरेंज का रेशियो 2 रखा है तो मेरे पास डार्क येलो कलर आएगा। तो मैं किस रेशियो के अंदर कलर मिक्स कर रही हूँ, उस कलर के हिसाब से एक नया कलर प्रोड्यूस होता है। मतलब प्राइमरी कलर को जब मिक्स करोगे ना, तो प्राइमरी कलर को मिक्स करने के बाद में एक सेकेंडरी कलर प्रोड्यूस होता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। उस कलर को हम बोलते हैं सिंथेटिक फूड कलर्स बोलते हैं। जैसे डाइज वगैरह होती हैं तो बेसिक कलर्स को मिला करके एक नया कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो फेमस होती है वो होती है एजोडाइज। एजोडाइज का मतलब ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट हो, यानी N2 ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं एजोडाइज। बहुत वाइल्ड कैटेगरी की डाइज होती है, काफ़ी लेवल पे काम में ली जाती है। इसके अलावा टेट्राजीन होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे अपन जो कलर ले रहे हैं, डाइज ले रहे हैं, उस डाइज की एक कंडीशन है, फूड कलर की एक कंडीशन है कि वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। मतलब जब भी हमारी बॉडी उसको टच करे, जब भी वो कलर रिलीज करे, तो आफ्टर द वॉश दैट शुड बी रिमूव, कि जब भी हम उस चीज़ को हाथ में लें, फूड एडिबल मटेरियल को, तो पानी के साथ वॉश हो जाना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। इसी कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फूड कलर ले सकते हैं। तो आजकल मोस्ट ऑफ फूड कलर्स क्या है, बैन है।
नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा अपना है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वाला टॉपिक आप लोगों की 2 बार रिपीट होएगा। एक बार आएगा सरफेस केमिस्ट्री में और दूसरी बार किस में आएगा, दूसरी बार आप लोगों के आ रहा है इसमें डिटर्जेंट। तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है डिटर्जेंट और सॉप्स के बारे में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं शॉप। शॉप क्या होती है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं कि लॉन्ग कार्बन कंटेनिंग जो चैन्स होती है उसके अंदर जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके डेरिवेटिव्स को आइदर दैट हाइड्रोजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द सोडियम और आइदर में भी पोटेशियम लिथियम एटसेट्रा किसी भी आयन से रिप्लेस करने के बाद में तो हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चैन इज नोन एज शॉप। शॉप जो होती है उसके अंदर लाइक अपना स्टीरियट हो सकता है, पॉमेटिक एसिड हो सकता है और ओलिक एसिड हो सकता है, ये सारे के सारे आते हैं। स्टीरियट के अंदर जो कार्बन चेन होती है वो प्रेजेंट होती है 17 कार्बन की। पॉमेटिक एसिड जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है 15 कार्बन की और ओलिक जो एसिड होता है उसमें होती है 7 कार्बन की। आपको इतनी वाइल्ड कैटेगरी में नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि हायर फैटी एसिड कंटेनिंग सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर नोन एज शॉप्स। नेक्स्ट देखो यहाँ से ये रिएक्शन पूछेंगे। शॉप जो फॉर्मेशन शॉप के प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं सपोनिफिकेशन या शॉप फॉर्मेशन प्रोसेस। शॉप फॉर्मेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, बेस के साथ में। ठीक है, एस्टर की जब बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एक बार आप ध्यान दें, इसमें ओ वाले पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, NaO इतने पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये वाला जो पोर्शन बचा है CH2 है बेटा, ये CH2O O के साथ क्या रिएक्शन करेगा, HRCOO और इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, Na। तो एक तो हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल और एक बनता है शॉप। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सपोनिफिकेशन की रिएक्शन होती है उसमें एडक्ट प्रोडक्ट कौन बनता है, तो ग्लिसरॉल बनता है। रिएक्शन आपको एज इट इज़ याद रखनी है, इसका कोई अदर मीन नहीं आता है, इसी के इसी फॉर्मेशन में रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं एस्टर को और बेस के साथ रिएक्शन करवाने से एक तो शॉप कंटेंट बनता है, दूसरा क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका एडक्ट होता है, साथ में बनने वाला प्रोडक्ट होता है। देखो मोस्ट ऑफ अपने सोडियम स्टीरिएट काम में आता है। सोडियम स्टीरिएट का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COONA। ठीक है, जब अपन इसको शो ऑफ करते हैं तो ये रिएक्शन इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये लॉन्ग जो कार्बन चेन है वो 17 कार्बन कंटेनिंग चेन है जिसको अपन बोल सकते हैं नॉन पोलर पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है, या फिर एक लॉन्ग टेल जैसा पार्ट दिख रहा है इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, टेल पार्ट भी कह सकते हो। इसका जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर क्या होते हैं, आयनाइजेशन प्रेजेंट है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों ही प्रेजेंट है। कंडेंस स्ट्रक्चर है इसलिए जो आपको बोल सकते हो पोलर स्ट्रक्चर। इसके वाटर सोल्यूबल इसलिए हाइड्रोफिलिक बोल सकते हो और इसको हेड पार्ट भी बोल सकते हैं। बार बार अगर सॉफ्ट मॉलिक्यूल की रिएक्शंस को दिखाना पड़े तो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं लिख करके हम क्या कर देते हैं, छोटी रिएक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। पीछे टेल पार्ट है और आगे कौन सा है, हेड पार्ट है। मैं आपको इसको क्लियरली दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे आप लोगों की है क्लीजिंग एक्शन। लास्ट टाइम 10th में भी था क्लीजिंग एक्शन। क्लीजिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि वॉशिंग की जो प्रोसेस होती है कैसी होती है। नॉर्मली जब हम वाटर के अंदर शॉप को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते और वो क्या होते हैं, पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। जब पार्शियली सोल्यूबल रहता है तो हम उसको बोलते हैं कोलोइडल सोल्यूशन है। इसके अंदर कोलोइडल सोल्यूशन है जिसको थोड़े अमाउंट के अंदर अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तब तो वो कम्प्लीटली क्या रहेगा, उसके अंदर डिस्पर्स रहेगा। लेकिन आफ्टर द डेफिनेट कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोएगुलेट एंड फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज मिसेल। कि एक डेफिनेट कंसंट्रेशन तक तो वो क्या रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे, लेकिन एक डेफिनेट स्ट्रक्चर के बाद में अगर मॉलिक्यूल्स को हम कोएगुलेट इंक्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कोएगुलेट हो जाती है और कोएगुलेट होकर के एक लार्जर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वाटर के अंदर हो रही है इसलिए इसका हेड पार्ट तो बाहर की तरफ रहेगा क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और जो हाइड्रोफिलिक फोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ कोएगुलेट होता है। ऐसा करने से एक लार्जर स्ट्रक्चर हमको मिलेगी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। पहले भी आ चुका है, एक बार देखें, फिर जब सरफेस केमिस्ट्री में आता है तो हम एक बार डिटेल इसको दोबारा से रीड करेंगे। ये कोई भी सरफेस है विद द ऑयली लेयर है जिस पे डस्ट लगी हुई है। जब इसके साथ सोप को ऐड करते हैं तो ऑयली लेयर है इसलिए ऑयली पार्ट ही इसका रिएक्शन करेगा। एक बात ये और देखें बेटा, आप जो मैंने वाटर इनसोल्यूबल पार्ट बोला हाइड्रोफोबिक, तो ये पीछे वाला जो पोर्शन है जिसको नॉन पोलर बोलते हैं तो इसको आप ऑयली पार्ट भी बोलो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। ऑयली पार्ट भी बोल सकते हो। तो ऑयली पार्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑयली सरफेस के साथ रिएक्शन करेगा। जो कपड़ों पे लगी हुई जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी की डस्ट है उसके साथ ये बाइंड हो जाएगी। जब इसके साथ वाटर और प्रेशर दोनों लगाएंगे किसी ब्रश वगैरह से, जब भी अपन इसको पुश आउट करेंगे तो ये सरफेस को लेकर के रिमूव हो जाता है। तो ये सरफेस रही और ये मिशेल वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देता है, डस्ट को रिमूव कर देता है। इस तरीके से इसका क्लीजिंग एक्शन होता है। तो अभी तक अपन ने क्या करा है, जो क्लीजिंग मटेरियल्स हैं उसके अंदर अपनी सोप और डिटर्जेंट दोनों सिलेबस में है। अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, सिर्फ सोप पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसके अंदर अपन डिटेल स्टडी किसकी करेंगे, डिटर्जेंट की करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से तो नहीं आता, लेकिन 5th चैप्टर जो होता है सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ से आप लोगों को क्या आएगा। इसका जो सॉप और डिटर्जेंट की बजाय डिटर्जेंट जो होता है वो काफ़ी डेप्थ में आप लोगों के, तो कल मैं आपको बताऊंगी कि डिटर्जेंट हम किसको कहते हैं, डिटर्जेंट की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, उसके स्ट्रक्चर के आधार बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, डिटर्जेंट किस तरीके से फंक्शन करता है, उसकी केमिकल प्रोसेस क्या होती है। तो कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिटर्जेंट। आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो पब्लिश अकाउंट है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बेटा, इसको सब्सक्राइब करें और बार बार वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट से उनको रिमूव नहीं किया है। वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास में सेफ रहेंगे। जब भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो आप उनको रिप्ले करके देख सकते हो, रिव्यू करके देख सकते हो। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे।